सर अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। पता नहीं पहले क्या इशू अब आएगा, अब आएगा। रिकॉर्डिंग पहले कोई इस तरह का मैसेज दे रहा जी। जिस वजह से वो लैपटॉप बंद हो, कोई ऑटो जैसे बंद हुआ पता नहीं क्या, फिर उस पे ऑन होने पे टाइम लगता है, वो पता नहीं भी थोड़ा कोई इसका है, कोई विंडो वगैरह। फिर मैंने सोचा कि टाइम वो जैसे ऑन होने पे टाइम लग रहा है ताकि आपका टाइम तो वेस्ट हो ही जाए, लेकिन भाई पहले कुछ लिखा हो। चले वो टाइम इस तरह मैंने कोशिश की इसको करने की। अब हमारा ये हुआ करेगा डेली, मैं आपको एक दो पेज आपको सेंड किया करूंगा, मैं आप वो आकब से सीआर से और भी आप सारे माशाल्लाह से स्टूडेंट्स आपको मैं अलग से भी ये चीजें शेयर करूंगा। सर सीआर भी मैं हूं, वाकई भी मैं हूं। लिखा हुआ है उस बुक में, चीजें घपले की हुई मतलब ऐसे जंप लगाए हुए, ये नहीं उसने लिखा पूरा नहीं लिखा हुआ। थोड़ा सा स्लो बोल ब्रदर देखें, आज हमारा टॉपिक है आर्क लेंथ का एलिमेंट फाइंड करना। कल जब स्टार्ट किया था, आर्क लेंथ का एलिमेंट फाइंड करना, एरिया एलिमेंट फाइंड करना और वॉल्यूम एलिमेंट। वो आपकी बुक में एरिया वाला गिवन नहीं, बाकी हैं आर्क लेंथ वाला भी है, वॉल्यूम वाला भी है, एरिया वाला नहीं है। और इसके आगे जो सा टॉपिक हमने वो कौन सा ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, फिर डाइवर्जेंस और कर्ल और लेप्लेसियन, उनकी भी सिर्फ उसने एक एक लाइन में फार्मूलाज लिखे हुए हैं, प्रूव नहीं किए हुए। हमने जो भी टॉपिक करने हैं उसको इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट करने हैं, ठीक है। तो आज जैसे हमारा ये टॉपिक है आर्क लेंथ, एरिया, आर्क लेंथ एलिमेंट, एरिया एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट। तो अब कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट से हम फेमिलियर हो गए। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट का जब भी हमें थोड़ी सी उसकी ड्राइंग की जरूरत पड़ती है ना, अब आपको ये बस अब ऐसे फेमिलियर हो जाए, ठीक। मतलब वो कोई और होता है, देखा ना, कोई और होता है इस तरह से, वो U1 U2 U3 पे डिपेंड करता है, बस अब ये जिंदा, ठीक है। तो अब देखें ये है जी, मतलब इन चीजों को अब आप फेमिलियर हो जाए। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में अब आप वो आई जे वगैरह भूल के, एक्स वगैरह वगैरह भूल के ये चीजें जा रही है। अब इसमें देखें मतलब इसका जो टेंजेंट है, इस तरह इसका जो टेंजेंट है, इसी तरह इसका जो टेंजेंट, ठीक। फिर जैसे ये, ठीक, ये अब इसके जो एरिया की बात होगी ना, जैसे जैसे ये क्या U1 के सामने, U1 के सामने U वाली सरफेस है ना, तो लिहाजा यहाँ पे इसका एरिया क्या करें, एरिया एलिमेंट ऑफ A1 कहलाएगा, यानी कर्व 1 का। U3 के सामने इसका एरिया कहलाएगा, U3 के सामने वाला एलिमेंट में उसके साथ D लिखा, थोड़ा सा स्लो बोले, बहुत स्पीड बोल रहे हो। ये सरफेस का एरिया कहलाएगा DA3, मतलब उसका मतलब डिफरेंशियल बेसिकली हमने फाइंड करना। अब ये सरफेस का एरिया U2 के सामने है ना, तो ये कहलाएगा एरिया डिफरेंशियल ऑफ A2, ठीक हो गया। पहले हमने क्या किया है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब होता है यूं करके कोई आर्क है, उसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ फाइंड करना। अब उसके कल हमने किया था ना स्टार्ट, जैसे थोड़ा सा किया था, पीरियड हमारा एंड हो गया था, शुरू से मैंने थोड़ा सा लिख भी रखा है वो लैपटॉप में जब लग रहा था। और जब अपने हमें लेट करने की जरूरत पड़ेगी कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में, हमने ऐसे लेट कर देना, और फंक्शन जो है वो U1 पे, U2 पे, U3 पे डिपेंड करता है। अब ये हमने कैलकुलस में सीखा हुआ है कि जब कोई फंक्शन जो है ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता हो तो उसका डिफरेंशियल कैसे लेते हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे लेते हैं, डी आर फंक्शन का नाम है ना आर, तो है उसका डिफरेंशियल डिपेंड किस किस पे कर रहा है, U1 पे, U2 पे, U3 पे, जितनों पे डिपेंड कर रहा है वो किसकी इक्वल होता है, आर। मतलब उसकी ये कैलकुलस में आपने सीखा हुआ है, उस फंक्शन का नाम चले आर ही है ना, यहाँ पे आर की U1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन पार्शियली डेरिवेशन मल्टीप्लाई उसका डिफरेंशियल U1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, जिसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेशन करेंगे, प्लस U2 की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन साथ क्या डिफरेंशियल ऑफ U2, प्लस U3 की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन साथ क्या U3। इसी तरह ये अब आगे जितने आगे कोई ज्यादा भी होते हैं ना, तो हम ये मतलब सेवरल, थोड़ा सा स्लो बोले, बहुत स्पीड आपकी। अच्छा चलो स्लो करते हैं। सेवरल वेरिएबल के लिए ये जनरल फार्मूला है। कोई फंक्शन सेवरल वेरिएबल नहीं, ठीक है, आपने बिल्कुल कोई भी पॉइंट तो आपने करना होता है शेयर, इस तरह अच्छा लगता है मुझे इस तरह कोई, ठीक है। मैं जब खुद भी लग रहा था स्पीड, वो सम टाइम मैं जैसे कहता हूँ कि कोई ऐसा स्पीडली का बाद जब ऐसे एक चीज की हुई है तो थोड़ा सा टाइम ये चलो, लेकिन आपने ठीक पॉइंट, कोई भी फंक्शन ज्यादा वेरिएबल का है, अब ये फंक्शन को जर्नल में अपने पास ऐसा लिखा जाता है, फंक्शन गिवन तो फिर ऐसे होगा ना, और जैसे आर एक नाम हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, साइन यू कॉस वी साइन यू क्यूब। अब इस मतलब यू और वी में ऐसे नजर आ रहा होगा दूसरी साइड पे। लेट जब हमने अपने पास से करना है फंक्शन यू वी, U1 U2 U3 में ऐसे कर दे, ठीक है। वो यू कुछ आता है U V W भी लिखते, कुछ आता है यानी वो U1 U2 U3 की जगह U V W भी लिखते,
अगर आप ऐसे ही लिखा हुआ है फंक्शन जो हमारे पास होगा ना क्वेश्चन में वैसे होगा r इज इक्वल टू साइन u1 क्यूब, ठीक है, आगे ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या होगा cos या मतलब वैसे x क्यूब u2 क्यूब, ऐसे कर मतलब ऐसे करके उस साइड पे r नाम होगा, दूसरी साइड पे u1 u2 3 सेंस में कोई टर्म्स गिवन होंगी, ठीक है। अपने पास हमें ऐसे लगता है सेवरल वेरिएबल के फंक्शन का मतलब जो उस फंक्शन का नाम होता है उसका डिफरेंशियल लेने हैं, तो मतलब उस फंक्शन के साथ आएगा डी, मतलब डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन, नाम हो गया ना, जो भी लेट्स से एफ लिखा था तो एफ आ जाता है, यहाँ पे फाई लिखा था डिफरेंशियल ऑफ फाई, साई लिखा था डिफरेंशियल ऑफ साई। अब सेवरल वेरिएबल का ये कॉन्सेप्ट है, ये जितने वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है ना फंक्शन, लेकिन नाम यानी जरूरी उनकी रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन करनी है, जैसे u1 की रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, साथ जिसकी रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन की है उसका साथ डिफरेंशियल आएगा, प्लस अब इस तरह दूसरे की रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन साथ उसका डिफरेंशियल, प्लस तीसरे की रेस्पेक्ट से डेरिवेशन, फर्स्ट के यहाँ पे u v w लिखा होता तो फिर यहाँ पे u की रेस्पेक्ट से डेरिवेशन डिफरेंशियल ऑफ u, यहाँ पे v लिखा होता तो क्या होगा v की रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन साथ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ v, w लिखा होता तो w की रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन साथ आएगा डिफरेंशियल ऑफ w। क्लियर, ये क्लियर कैलकुलस में सीखा हुआ है, ये नहीं मतलब ये चीजें अब आपके लिए कोई नहीं माशाल्लाह मैच्योर, क्लियर हो गया, इसमें कोई पॉइंट है नहीं। अब कल इसमें अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में कुछ पॉइंट्स जो दो तीन लेक्चर में हमने किया है कि r की u1 की रेस्पेक्ट से डेरिवेशन का मतलब होगा u1 के साथ टेंजेंट वेक्टर, u1 के साथ टेंजेंट वेक्टर, वो हम 2-3 लेक्चर में किया है। उसका क्या फार्मूला होता है, जैसे कल भी हमने किया था कि इसकी वैल्यू क्या बनती है, हमने अब याद रख लेनी है इसमें, अब कई जगह यूज होगी, उसकी वैल्यू के h1 e1, h1 उसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का, e1 से मतलब उस वेक्टर के अलावा उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, याद रखो इसकी वैल्यू के h1 e1 और u1 को फिर वो डिफरेंशियल ऑफ u1 के दरमियान में लिखते हैं। इसी तरह ये दूसरे u2 की रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, अब ये याद रख लेंगे वो u2 के अलावा वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर है, उस वेक्टर का कोई भी वेक्टर उसका फार्मूला होता है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई उसके अलावा यूनिट, उसके अलावा यूनिट हो गया e2 और वो h2 को पहले लिख दिया, मतलब वो वेक्टर को आगे लिखा डिफरेंशियल ऑफ u2 के दरमियान, ये तीनों इसी तरह से लिख दिए। और ये जो यूज करते हैं ना छोटे छोटे, अभी आप जैसे अभी एंड हुई है वो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश किया करूँ पहले साइड पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख के रखा करूँ जी। अब अच्छा एस का मतलब होता है आर्क लेंथ, एस का मतलब होता है समझ, लेकिन डिफरेंशियल ऑफ एस का मतलब होता है आर्क लेंथ का डिफरेंशियल, मतलब उसका डिफरेंशियल हमें फाइंड डिफरेंशियल ही करना है, फिर बाद में इंटीग्रेशन वगैरह करके वो ऐसा आता है, लेकिन हमें उसका एलिमेंट को कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ एस। जैसे फार्मूला उसका ये आप कैलकुलस में आप लोगों ने याद किया हुआ है, याद रखना है अगर भूला हुआ है, ds का स्क्वायर मतलब आर्क लेंथ के डिफरेंशियल का स्क्वायर इसके इक्वल होता है dr मल्टीप्लाई dr, मतलब सॉरी डॉट, तो जो dr डॉट dr, तो ये जो dr है ना कर्वीलिनियर में, अब आपने याद रखना है, अब ये यूज है ना कर्वीलिनियर में, अब ये जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं ना ये अपने लिख याद कर लिया, इसमें नोट शेयर भी कर देता हूं, लेकिन आपने इसका लिखने की असाइनमेंट भी जैसे आपको दिया करना, ये dr कर्वीलिनियर में याद भी रख लेना, ये जो भी बने ना ये याद भी रखना। सिंपल में dr किसकी इक्वल होता है, सिंपल में वो रेक्टेंगुलर में dr इज इक्वल टू dxi प्लस dy प्लस dz, सिंपल मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। पर अब चूंकि हम रेक्टेंगुलर को से जंप लगा के हम बड़े हो गए हैं, मतलब रेक्टेंगुलर से कर्वीलिनियर हम डिस्कस करते हैं किया करेंगे रोजाना, ठीक है, मतलब अब ये सर जी शोर आ रहा है क्लास में। जी कौन क्या कह रहे हैं, शोर आ रहा है सर। शोर अब होना तो नहीं चाहिए, अब शोर कहाँ पे, बिल्कुल मुझे तो कोई शोर तरफ कोई आवाज का इशू कोई ऐसा नहीं, कोशिश करेंगे अगर किसी का माइक वगैरह मुझे नहीं वैसे सुनाई दे रहा, किसी का माइक किसी के घर में कोई टीवी वगैरह लगाए कोई ऐसा, तो वो कोशिश करेंगे माइक अपना ऑफ कर दें, बाकी डिस्कशन क्वेश्चन वगैरह के लिए अपना माइक ऑन करें, तो मैं कहता हूँ क्वेश्चनिंग आंसरिंग से अच्छा होता है, मतलब कोई चीज पॉइंट आउट आप करते हैं पूछते हैं, ये इस तरह ज्यादा सीखता है बंदा। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में अब ये dr आपने याद रख लेने हैं, क्योंकि अब हमारा टॉपिक ही, अब हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में जब भी हमने करना है, अब ये अभी हमारा चैप्टर यही टॉपिक है, ये याद रखो। ये आर्क होती है ds से मतलब उस आर्क का डिफरेंशियल, मतलब बाद में उसकी इंटीग्रेशन करके वो ऐसा आएगा, हमें डिफरेंशियल ऑफ एस फाइंड करना।
अब ये डायग्राम मैंने बनाई ना, ये अब आपने कर्वीलिनियर में वो पहले फिर मैंने फिर पैसे इसका टेंजेंट ड्रा किया, इसका टेंजेंट ड्रा किया, फिर वो क्या जैसे बॉक्स बना दिया, वो प्लेन बना दिया। मतलब ये एक एरिया सरफेस है U3 के सामने, ये U1 के सामने मतलब उसका एरिया है U1 का, ये U2 के सामने। मतलब एरिया की तो बात होगी ना, अभी हम करने आगे जो है ना ds मतलब यूं करके कहीं भी उस तरह स्पेस में, ठीक है, वो इस आर्क के ऊपर भी हो सकती है, कहीं बीच में भी हो सकती है, आर्क के ऊपर भी किसी के ऊपर हो सकती है, U1 U2 के ऊपर भी हो सकती है, तो उसके अलांग भी हो सकती है, कहीं दरमियान में कहीं भी हो सकती है। अब ये जो मैंने तीनों फाइंड किए हैं देखिए, मतलब मेन तो ये हो गया ना, ये वाला ये फार्मूला याद है, ds का स्क्वायर इज इक्वल टू dr डॉट dr। अब दो वेक्टरों को डॉट करने के लिए सिंपल, आई वाला आपस में जैसे वो रेक्टेंगुलर है, आई वाला आपस में डॉट होके वन आता है, जे वाला आपस में डॉट होके वन आता है, डिफरेंट के साथ सेम। अब ये हमने किया है ना, जब इसको इसके साथ डॉट करना है ना, e1 e डॉट 1 डॉट, वो 1 हो जाएगा, दूसरे के साथ अब इधर मैंने लिखे नहीं है, वो वही वैल्यू लिखनी है, तो e1 को e1 के साथ डॉट करना है, वो 1 हो जाएगा, दूसरे के साथ डॉट करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा फिर उसका h1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर e1 डॉट e1 1 हो गया, बाकी दूसरे के साथ करके 0 आ जाना, वो लिख लेंगे। फिर इस तरह e2 के साथ करेंगे ना, वो ये बन जाएगा, इसलिए ये कहीं भी कर्व है का उसका डिफरेंशियल है का स्क्वायर है, मतलब ds का स्क्वायर है। हमें फिर बेसिकली तो ds फाइंड करना है ना, उसका रूट लेंगे तो ये ds वाले, मतलब ऊपर वाले सारे का रूट, बाद में इंटीग्रेशन वगैरह मतलब वो फिर फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन, जब आगे क्वेश्चन वगैरह में फाइंड करने कैलकुलस में आप करते हैं, ठीक है, यहाँ भी फिर मैं बड़ी इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ नहीं आई सर जी। हाँ क्या क्या बोले आपने अपनी, आप जैसे आप अलाउड बोले, पॉइंट 1 समझ नहीं आई। कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? मैं इधर ये लिख देता हूं अगर आपको वो जाए, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर h1 u1 ये पता लिख प्लस ये h2 u2 e2 लिख देता हूं, वो वेक्टर ही लिखना है, मैं इधर ऊपर जगह बना रहा हूं, इधर क्या आएगा प्लस h3, यहाँ पे क्या आएगा u3 e3 डॉट डॉट, यही वेक्टर दोबारा लिखना है साथ, यानी dr डॉट dr, ये क्या आएगा, ठीक है सर भाई, वो दोबारा वेक्टर लिखना, h1 u1 e1 प्लस h2 u डिफरेंशियल ऑफ u2 e2 प्लस क्या आएगा h3, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा u3 e3। जब इन दोनों को डॉट करना है, दो वेक्टर्स को डॉट करते हैं, वेरी सिंपल, देखें बेसिकली ये जो i e1 e2 वगैरह ये यूनिट वेक्टर आप याद रख लेना, पीछे किया है ना, इसको जब डॉट करना है तो 1 e1 को e1 के साथ डॉट करेंगे 1 आएगा, जब e1 को दूसरे के साथ करेंगे तो वो 0 आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब डॉट प्रोडक्ट जैसे करते हैं सेम वाला आपस में डॉट हो जाता है, बस आई वाला आपस में डॉट, ये वाला आपस में डॉट, मतलब दूसरे को करने की जरूरत नहीं रहती, वो खत्म हो जाता है। ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया जी? जी सर अब क्लियर है भाई देखा ना, वो e1 डॉट 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है, उनका बस स्केल हो गया, दूसरे के साथ करने की वैसी जरूरत है, वो 0 हो गया, तो ये हो गया। फिर हमें ds का सर 0 किस तरह हो रहा है? हां जी सर e1 को e2 से मल्टीप्लाई करने से 0 हुआ है। हाँ वो देखना, जब इसमें से करेंगे डॉट करेंगे, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है ना जी सर, वो 0 हो गया, फिर जब इसको 3 के साथ करेंगे 0, डिफरेंट के साथ 0 आ जाता है, लिहाजा आप डॉट में याद रखें कि सेम वालों की करनी पड़ता है, डिफरेंट के करने की जरूरत नहीं रहती, मतलब वो 0 की वजह से। ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया। हमें ds का स्क्वायर मिले तो इसका रूट लेंगे तो ds आएगा, हमें तो डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ, फिर इंटीग्रेशन, फिर आगे क्वेश्चन वगैरह में जरूरत पड़ेगी, अभी तो आर्क जो है ना आर्क लेंथ एलिमेंट वो ds को ही कहते हैं। अब ये जो हमारा है ना, ये रूट के अंदर ये सारा ऊपर वाला लिखना, अब समझना, ये मैंने जो लिखा है छोटा सा, ये जो लिखा ds1 ds2 ये जनरल ds हो गया, ये मैंने फार्मूले को छोटा कर दिया, ये बड़ा पॉइंट समझने की कोशिश करो, देखो समझने की कोशिश करो। पहले मैंने बोला ना कि ये जैसे डायग्राम, मैंने डायग्राम की हमें जरूरत पड़ती है, ये कहीं भी कोई कर्व थी, वो जो पहले ऊपर का फॉर्मूला कहीं भी, ये जो मैंने नीचे लिखा ds1 मतलब क्या, ये u1 के अलांग है, ये क्या जी u1 के अलांग, आगे बात है du2 0 होगा, du3 भी 0 होगा, तो मतलब ये वाली टर्म्स खत्म हो जाएगी,
जी सर। मतलब ये है कि किसी कर्व के अलांग बाकी जीरो होते हैं, मतलब कहीं दरमियान में आए तो वो बाकी तीनों पॉइंट होते हैं ना। कर्व के ऊपर तो वो सिर्फ वही पॉइंट वेरी करेगा तो बाकी जीरो होंगे। लिहाजा ये U1 के अलांग है, लिहाजा ये क्या है, अलांग U1। अब इसमें इसमें देखें ना, उसमें तो रूट हम फाइंड करेंगे, इसमें रूट फाइंड हो जाएगा, वो स्केयर खत्म हो जाएगा रूट जब लेंगे, इसमें देखते लेंगे। ये क्या है, अलांग U1। ठीक हो गया सर, हो गया क्लियर? ये अलांग U2 अलांग U3 हो गया सर, हो गया। वेरी गुड। अब देखें एरिया की बात जरा करिए। देखें एरिया आपने वेक्टर में सीखा हुआ है, एरिया प्लेन फाइंड करने के लिए एक वेक्टर क्रॉस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। अगर आपको एरिया का फार्मूला मैं इधर छोटा सा लिखता हूँ ऐसे, जी सर। देखें कोई एक मतलब ये कोई है ना, किसी ऐसे फाइंड करना है ऐसे, उसका फार्मूला है ये वाला वेक्टर क्रॉस ये वाला वेक्टर, ये नहीं एरिया पैरेललोग्राम समझ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एरिया का फार्मूला होता है। ये जी सर। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम वगैरह का एरिया का फार्मूला होता है, उन वेक्टरों का ये क्रॉस करके उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखें अब यहाँ पे ये तीनों एरिया फाइंड कर रहे हैं, पैरेललोग्राम के लिए है, छोटा सा है लेकिन उसने किया नहीं है। देखें अब हम जैसे बड़े हो गए ना, तो ये जैसे बड़े हो जाते हैं फिर इसके अलाम अब वो वेक्टर में पता चल गया ना, वो क्या होता है, यू आर की यू की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, आर की U1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन। फाइनली उसका आंसर क्या है, H1 U1 E1 इसका वेक्टर, इसके अलाम वेक्टर। ठीक, और इसी तरह इसके अलाम जो सा वेक्टर है इसके टेंजेंट के अलाम, वो क्या बन जाएगी, 2 वाला है ना, वो बन जाएगा H2 DU2 E2। इस तरह ये तीसरे के अलाम भी मैं पता चल गया। ठीक, ये क्या है, H3 DU3, ये वेक्टर है ना बेसिकली E3। अब ये चीजें हमें याद रख लेनी है। अब ये जिसका एरिया निकालना है, पहले अगर एरिया 1 निकालना है तो वो बाकियों दोनों का क्रॉस है, मतलब ये वाले दो वेक्टर्स लेके उनका क्रॉस का मैग्नीट्यूड। पहले हम एरिया 1 निकाल लेते, बाकी एक निकाल के सिमिलर निकाले, अब एरिया निकालने लगे हैं, एरिया एलिमेंट, मतलब वो DA1 DA2 एक निकालेंगे, दूसरे से आपको पता चल जाएगा। अब एरिया 1 निकालना है, एरिया 1 उसमें वेक्टर कौन सा आएगा, U2 वाला यूज होगा और U3 वाला यूज होगा, ठीक है ना। U1 के सामने ही आएगा एरिया 1 वाला, मतलब U1 कर्व के सामने U1 वाला एरिया आएगा ना, मतलब वहां पे U1 सरफेस है ना। लिहाजा जो एरिया 1 है वो क्या आएगा, उन दो वेक्टरों का क्रॉस, वो क्या बन जाएगा, H2 DU2। ठीक है, और साथ क्या आएगा E2 क्रॉस क्या है, तीसरा, और उसके साथ दूसरा वेक्टर कौन सा है, H3 क्रॉस प्रोडक्ट, वो तो डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये इसकी रूल है। ये क्या आएगा, DU2 और साथ क्या आएगा 3 DU3 सर। दो वेक्टरों को जब क्रॉस करने हैं, अब वेक्टर सिर्फ इसमें ये हैं, जैसे देखना 5i लिखा है ना, 5i वो सिर्फ i की वजह से वेक्टर है, मतलब उसमें वो जो 5 है वो तो स्केलर वैल्यू है। अब ये स्केलर वैल्यू होती है साथ, ये कोई नंबर लिखे हुए हैं, चलो वेरिएबल सेंस में, जैसे xi लिखा तो x तो वेरी नहीं ना वेक्टर, वो i की वजह से वेक्टर है, i सिर्फ वेक्टर सिर्फ इसमें ये है, बाकी तो ये नंबर जैसे साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये जो लिखे हुए हैं ये साथ लिखे रहेंगे। ये देखें, ये बन जाएगा H2 H3 आगेगा DU2 DU3, और क्या है जी, क्रॉस मैग्नीट्यूड अभी लिखा रहने, वो क्या है जी, E2 क्रॉस E3, ये इसी का था ना, जब करते हैं क्रॉस करते हैं तो डिफरेंट को क्रॉस करते हैं तो तीसरा आ जाता है, ये क्या बन जाएगा, E1 आ जाएगा। ये नहीं सीखा, ये नहीं सीखा, ये तो कल हमने डिस्कस किया था। अब जब हमने मैग्नीट्यूड करने हैं, स्केलर वैल्यू का मैग्नीट्यूड वही होता है, जैसे 5i उसका 5 का मैग्नीट्यूड 5 ही आएगा, वो i का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर की वजह से 1 होगा। मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का करने की उस वक्त हमें जरूरत रहती है। फॉर एग्जांपल देखना, ये 5i है ना, ये चलो इसने मैसेज दिया है 30 मिनट वाला, अब हमें कोई नहीं जरूरत, क्या ख्याल है, तो पहले 15 मिनट लेट शुरू है, ठीक है। अब वो अब तो वैसे हमारी रिकॉर्डिंग भी लेक्चर भी काफी 15 मिनट शेयर जी। देखना, इसका मैग्नीट्यूड करना तो इसका आंसर 5 ही आएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड करना ना 5i प्लस 3j, इसका मैग्नीट्यूड के लिए हमें वर्किंग की जरूरत पड़ेगी, वो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करो। अगर सिर्फ एक के अलांग है ना, उसका मैग्नीट्यूड वही आता है जो उसके साथ, क्योंकि वो जो यूनिट वेक्टर जब अकेला लिखा हुआ है, नहीं समझ आगे सर आ गई। देखिए अब ये जब अकेला है ना, ये इसका तो मैग्नीट्यूड यही होगा ना, ज्यादा E1 का मैग्नीट्यूड जो है वो E1 ही होगा,
जो यूनिट वेक्टर जो भी कोई अकेला होता है ना उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड वर्किंग अगर करते हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड तो यही आ गया, E1 का मैग्नीट्यूड वैसे ही 1 आना है। मतलब यहाँ पे वर्किंग करते हैं ना, 5 का मैग्नीट्यूड 5 आ गया तो I का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। सर रिपीट कर दे काइंडली। ये देखें सिंपल देखें, अगर दो वेक्टर इस तरह 2 डायमेंशन में लिखा है ना, 2 डायमेंशन में 3, तब तो होगा ना 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, ठीक। अगर अकेला है ना, जैसे इधर तो आएगा ना 25 प्लस 9 का रूट, लेकिन इसका रूट क्या, इसका मैग्नीट्यूड यही आएगा। मतलब क्या, इधर भी बात वही बनती है, इधर भी बात वही बनती है। देख ये आंसर आएगा, बस ये कह दो, यानी उधर उसका आंसर ही वो आएगा। ये कह शॉर्ट में स्टार्ट से एक्सप्लेन कर दें। क्लियर, ऐसा ठीक है? नो सर, नहीं ऐसे ये पॉइंट क्लियर हुए? जी सर हो गया है। मतलब जब वो अकेला है ना, वो यूनिट वाला अकेला लिखा हुआ है, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट तो वही यूज होता है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। चलिए यहाँ पे चूंकि वो अकेला है, लिहाजा इधर आप वो वाली सेंस यूज कर ले, बेशक वो सेंस यूज कर ले, यानी मतलब वो तरीका कार वो वाला मेथड यूज कर लेते। लिहाजा चूंकि ये वो एक यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, दो जब लिखे होते थे उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का रूट करते, ये तो अकेला, लिहाजा इसका मैग्नीट्यूड यही है H2 H3, और ये क्या बन जाएगा DU2 DU3। लिहाजा ये क्या है, ये एरिया 1 आ गया। इस तरह एरिया 2 हम लिख सकते हैं, एरिया 2 आगे सिमिलरली लिख देंगे। बताएं फिर आगे जल्दी जल्दी वालियां वाला करना है। बताएं जैसे इसका लिख दिया ना, इस पे वर्किंग करी हम, इस पे वर्किंग करी। बताएं बाकी A2 का हम खुद लिखना है अभी, मतलब सिमिलरली वर्किंग तो मेरे एक से ही सीखेंगे ना, बात नहीं सुनी। लेकिन एरिया 1 किया है ना, एरिया 1 के आंसर में क्या हमें पता चला, एरिया 1 के आंसर में पता चला H2 H3 DU2 DU3। मतलब 1 वाले में बाकी वो 2 2 3 वाले आने, तो 2 वाले में क्या आएंगे, सिमिलरली 2 वाले में आएगा H1 H3 DU1 DU3। बताएं मतलब जोन सा जिस सरफेस में एरिया है ना, देखे ना सरफेस 1 में एरिया था ना, उसमें 2 और 3 के वो सारे यूज हो रहे हैं। अब 2 में एरिया है ना, 2 में उसमें 1 और 3 यूज हो रहे हैं, मतलब आंसर उसी तरह का है। सिमिलरली मैंने लिखा है, वर्किंग उसी तरह करनी है, अगर करने को करनी पड़े तो। बताएं ये क्या जी, फराम दानियाल क्या कहते हैं एवरीवन जी? दानियाल कह रहा है समझ नहीं आ रहा। दानियाल क्या कहते हैं? नहीं वो नीचे कोई मैसेज सर इसको समझ नहीं आने वाला कर रहा है। क्लास में क्या डुप्लीकेट क्या है यार, ये क्वेश्चन क्या करें, अलग से डिस्कस कर लिया करें, वो मेरा मैसेज की तरफ रीड। ये D1 का, ये D1 का क्लियर हो गया, फाइंड हो गया, क्लियर हो गया। यस सर। D2 का हो गया, वर्किंग नहीं की, लेकिन सिमिलरली आंसर लिखा है। जी सर। मतलब ये कि उसी तरह वर्किंग उसी तरह करनी है। यहाँ पे 1 1 वाला यूज, बाकी सर इसमें हमने 2 का क्यों लिया, लेकिन हमारे पास तो 3 है टोटल। जी अभी अब अच्छा ये अब आप बताएं, अंबर आप बताएं DA3 क्या आएगा, अंबर बताएं DA3, जल्दी भी वाली वाला करना है। DA3 का आंसर बताना है आपने, सिमिलरली मैंने जैसे उसका लिखा DA3 का बताना है। अंबर बताएं कहाँ पे, इधर नजर तो आया था जी, अंबर बताएं। हाँ ये अंबर गोल जी, अंबर गोल आप रिप्लाई करना मुझे, अब मुझे वो इसका आंसर देना। वो नमाज पढ़ने गई होगी सर। ये फिर गलत है जी। अंबर बताएं। कब चले आप बताएं, माशाल्लाह आप अच्छे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट अच्छे जी। DA3 अंबर आपको मतलब क्या आप का माइक का क्या इशू है? एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये जो आपने एरिया वाला करवाया ना, ये भी एक बार रिपीट कर दें। आपने सिर्फ H2 और H3 लिया, हमने H1 क्यों नहीं लिया इसमें? DA1 फाइंड करिए, इसलिए हमने H1 नहीं लिया। देख लेना एरिया 1 में सिंपल देखें, एरिया 1 में ये वाले पोर्शन बन रहे हैं, ये वाला, उसमें कौन सा, ये 2 वाला वेक्टर, मतलब वो जी सर, वाला वेक्टर, U3 कलम वाला वेक्टर, इनका क्रॉस। ठीक है सर, आ गई समझ। थैंक मतलब यू। इधर से इसका आंसर फाइनल निकला, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया। अब सिमिलरली A2 का लिख दिया है, वर्किंग अगर करनी पड़े तो हमें टाइम कैसे करनी है, अगर सिर्फ करनी हो, लेकिन पेपर में अगर एरिया एलिमेंट का है तो एक का करके डिटेल में दूसरे की सिमिलरली लिखनी होती है। फिर यही बात, अब ये मैंने जैसे अंबर आप बताएं, अब तो बताएं ना जी, बताएं अंबर बताएं, ये A3 का आंसर क्या होगा फिर?
डी अंबर बताएं। ये कोई गलत ये तो बताएं। देखें आप अंबर मुझे नहीं सुन पा रही। आप बताएं फाखरा परखंदा 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 बताएं। A3 का एलिमेंट जल्दी करें, वॉल्यूम का भी करना है, फिर टाइम कहीं ऐसे एंड ना हो जाए। जी बताएं, वॉल्यूम का छोटा सा बताएं। DA3 का आंसर क्या होगा? जी जी सर H3 हाँ D A3 में क्या आएगा? H3 नहीं A3 देखे ना, जो A1 में तो 1 वाले यूज नहीं हो रहे, अब 3 वाले में H1 आएगा, H2 आएगा, DU2 आएगा, DU1 आएगा। बस देखा ना, जोन से कर्व में है ना, जोन से सरफेस में है, उसके अलावा यूज होते हैं। सिंपल है, ठीक है ना। एक ही सिमेट्री से अंदाजा लगाए ना। देखा ना, 1 वाले में 2 और 3 वाले यूज हो रहे थे, आंसर से उधर से सिमेट्री से अंदाजा लगाया। 3 वाले में 1 और 2 वाले यूज होंगे। जी बस क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? बताएं जी, आगे बताएं। क्लियर? जी सर। सिंपल सा बताएं, सिंपल सा बताएं आगे। क्लियर है सर। हाँ सब आप बताएं। क्लियर हो गया? ये वो जॉन सा ये मैग्नीट्यूड का भी क्लियर हो गया। जब सर फुल होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड वो जो नंबर होता है वही होता है मैग्नीट्यूड, अकेला यूनिट। जैसे 5i का मैग्नीट्यूड वही होगा जो उसके साथ। जी सर हो गया। अब ये जो सिमिलरली से पता चल गया ना, एक के वर्किंग जी सर। सिमिलरली वो दूसरी सरफेस का एरिया DA2 DA3 पे हमने निकाल लिए। जी सर हो गया। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? वॉल्यूम ऐसे होता है जैसे कमरे का वॉल्यूम है, मतलब क्या, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। अब वेक्टर सेंस में वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? मतलब वेक्टर सेंस में वॉल्यूम फाइंड करना है, dV फाइंड करना है, मतलब बेसिकली वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड करना है, मतलब डिफरेंशियल फार्मूला वो मुकम्मल होगा। एरिया के लिए तीनों सरफेसेस का अलग अलग एरिया, U1 वाले सरफेस का अलग एरिया, U2 वाले सरफेस का अलग एरिया, U3 वाले का अलग एरिया, मतलब वो A1 A2 A3 यूज हुए, नाम यूज हुए। लेकिन वॉल्यूम के लिए जस्ट वो यूज होगा जैसे सरफेस में भी, वो आर्क लेंथ में भी मुकम्मल जनरल सरफेस कहीं भी, जो सॉरी आर्क लेंथ कहीं भी, वो किसी के अलांग बाद में हमने लिखा सिमिलरली। लेकिन वॉल्यूम का मतलब जैसे रूम है ना, ये रूम, उसका क्या फार्मूला होता है? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C का मैग्नीट्यूड, सॉरी तीन वेक्टरों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। मैं लिखता हूं इधर। अब वॉल्यूम से मतलब क्या है? वो जो एक किस्म का पूरा आपको बॉक्स नजर आ रहा है ना, पूरा ये आपको नजर आ रहा है ना ऐसे, ये पैरेललोपाइड इसको बोलते हैं, पैरेललोपाइड। सिंपल जेन में रखें, कमरा समझ लें। वॉल्यूम, वॉल्यूम एलिमेंट। सर क्या करते हैं? पहले मैं जरा वॉल्यूम का फार्मूला जरा लिखता हूं, देखें। वॉल्यूम का फार्मूला है A डॉट B क्रॉस C, ये का मैग्नीट्यूड ये होता है तीन वेक्टरों के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। मतलब क्या देखना, ये है ये एक वेक्टर, दूसरा ये वेक्टर, तीसरा वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे तीन, ठीक, मतलब दो एक प्लेन में हो। अब बेशक ऊपर दोनों नीचे वाले परपेंडिकुलर हों, कहाँ भी रहो कोई इशू नहीं, लेकिन ऊपर वाला लाजमी परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे बॉक्स ऐसे कर लो। मतलब ये वेक्टर A हो गया, वेक्टर B हो गया, ये वेक्टर C हो गया, A डॉट B क्रॉस C। अब यहाँ पे तीनों वेक्टर हैं, कौन सा? वो U1 के अलांग वाला वेक्टर, U2 के अलांग वाला वेक्टर, U3 के हैं, वो तीनों इस तरह वो इस तरह स्पेस में बनते हैं ना, वो बनता है रूम टाइप बनता है। दादा यहाँ पे वॉल्यूम का क्या फार्मूला, वॉल्यूम एलिमेंट का फार्मूला क्या बनेगा? वही तीनों वेक्टरों का डॉट क्रॉस करना है, ठीक है, तीनों वेक्टरों का डॉट। वो जो पहले वो देखो ये हो गया पहले वाला कौन सा? H1 U1, ठीक, E1, ये कौन सा? पहली के अलावा कौन सा? यानी जिसकी जगह एक ही जगह जैसे कैसा डॉट 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 क्या आएगा? H2 DU2 साथ क्या आएगा? A2 क्रॉस, ठीक। अब क्रॉस क्या आएगा? तीसरा जॉन, तीसरा वेक्टर, तीसरी वो कर्व के अलावा वेक्टर है, वो क्या है? H3 DU